Jai Hind children, I am Sunita Tomar from Bhopal. Today we will study lesson number 13, opportunity for youth, युवाओं के लिए अवसर, from your textbook The Spring Blossom. This lesson is written by Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of India, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. यह लेसन उनकी एक स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा एक भाग है जो उन्होंने यूथ फेस्टिवल में युवाओं के लिए दिया था. उन्होंने इस लेसन में यह एक्सप्लेन किया है कि व्हाट्स द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ वर्क एंड थॉट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन आवर लाइफ एंड पर्सनैलिटी. उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे वर्क, हमारा जो कार्य है और हमारी जो थिंकिंग है उसका क्या बदलाव आता है हमारी पर्सनैलिटी पर और हमारे थिंकिंग पर, लाइफ स्टाइल पर. साथ में उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, थिंकिंग, प्राइड एंड एम्बिशन इन आवर लाइफ. पंडित नेहरू ने इस पाठ में युवाओं का आह्वान किया है कि आप अपने देश में जो अवसर हैं उनको पहचानें और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें. लेकिन अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है यह आपको जानना होगा और समझना होगा. तो चलिए इस लेसन की तरफ चलें और समझें कि पंडित नेहरू क्या कहना चाह रहे हैं. चिल्ड्रन, यू नो दैट आई वंस रॉट अ बुक कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया. बच्चों, आपको पता है कि मैंने एक किताब लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज. I was engaged in that quest long before I wrote that book. इस बुक को लिखने से पहले मैंने काफ़ी खोज की, इसके बाद मैंने किताब लिखी. It was not mere curiosity that led me to that quest. सिर्फ एक यह मेरी उत्सुकता नहीं थी कि जिसने मुझे इस खोज की ओर अग्रसर किया और लिखने के लिए प्रेरित किया. I was engaged in many activities and I wanted a proper reconciliation between my activity and my thought. मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिजी था, लिप्त था, and I wanted a proper, और मैं प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन यानी मैं अपने विचारों में और अपने कार्यों में प्रॉपर तरीके से एक तालमेल चाहता था, एक समन्वय चाहता था. चिल्ड्रन, इन्होंने बहुत अच्छी लाइन एक कही है, थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना इच्छित परिणाम नहीं देने जैसा होता है. यानी हमने कोई कार्य तो कर लिया लेकिन हमने उस पर सोच विचार नहीं किया तो वो व्यर्थ जाता है. एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली. और हमने कोई कार्य तो करने की सोच ली कि हमें कार्य करना है, उस पर हमने सोच विचार नहीं किया, हमने सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वह भी एक मूर्खतापूर्ण वाला विचार कहलाएगा. इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसको क्रियान्वित करना चाहिए. ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इम्पल्स और इरिप्रेसिबल अर्ज. स्वाभाविक है कि कभी कभी हम किसी इम्पल्स में या किसी आवेग में या ना रोकने वाली शक्ति या किसी बहुत बड़े प्रवाह में काम करते हैं. इफ सडनली यू थ्रो अ ब्रिक एट मी एंड माई हैंड गोज अप टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, it is an automatic instinctive action and not a result of deliberate thought. सपोज आपने मुझ पर एक पत्थर फेंका और मेरा हाथ ऑटोमेटिक अपने आप को बचाने के लिए ऊपर जाता है, तो इट्स एन ऑटोमेटिक एक्शन. ये एक ऑटोमेटिक एक्शन, वहाँ स्वाभाविक क्रिया हुई. ये मैंने कोई जानबूझकर या पहले से प्लानिंग करके अपना हाथ ऊपर नहीं लेके गए. Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night. हमारा जीवन सुबह से शाम तक होने वाली क्रियाओं से लिप्त है, जिसमें हम सहज क्रियाएं करते हैं. Anything we do outside that common range of actions, however, has to be preceded by some measure of thinking. लेकिन इन सहज क्रियाओं से निकलकर अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें पहले से बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी हम कोई अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं. The more action and thought are allied and integrated, the more effective they become and the happier you grow.
जितने ज़्यादा हमारे विचार और हमारे एक्शंस यानी हमारे जो कार्य उनमें एक रूपता होगी, एक जैसे होंगे, उनमें तालमेल होगा, उतने ही ज़्यादा वो अफेक्टिव होंगे, उतनी ही ज़्यादा वे प्रभावी होंगे और उतने ही ज़्यादा आप खुश होते जाएंगे। There will then be no inner conflict between a wish to do something and inability to act, or between thinking one way and acting in another. इसके बाद there will be no inner conflict. Inner conflict means आंतरिक संघर्ष, कि हमारे मन में कोई भी एक आंतरिक संघर्ष नहीं होगा कि मेरे ये काम करने की इच्छा थी और मैं ये कार्य नहीं कर पाया, या इस कार्य को मैं करने में अक्षम था, या इस कार्य करने के लिए मैं इनएबल था। बिटवीन थिंकिंग वन वे एंड एक्टिंग अनदर वे, मैं यह सोच के करना चाहता था या मैं वह सोच के करना चाहता था, हमारे दिमाग में यह सब आंतरिक संघर्ष खत्म हो जाएगा। द हैप्पीएस्ट मैन इज ही हुज थिंकिंग एंड एक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। उनकी नज़र में हैप्पीएस्ट मैन यानी सबसे सुखी इंसान वही है जिसके विचारों और जिसके कार्यों में तालमेल, अच्छी तरह से तालमेल हो और कोऑर्डिनेटेड हो, यानी अच्छी तरह से उनमें तालमेल हो और कार्य करने की शैली और सोचने की शैली एक जैसी हो। हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड। इनर स्टेट मीन्स आपके माइंड की, आपके दिमाग की एक आंतरिक अवस्था है कि हम, हैप्पीनेस क्या है, हमने अपने कार्य को समय पर पूरा कर लिया तो हम बहुत खुश हो गए कि हमारा काम हो गया। इट इज़ लिटिल टू डिपेंड ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसका बाहरी वातावरण का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हैप्पीनेस हैज़ वेरी लिटिल टू डू फॉर इंस्टेंस विथ वेदर यू आर रिच और नॉट रिच। हमारे हैप्पीनेस, हमारी खुशी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम बहुत रिच हैं या हम बहुत रिच नहीं हैं, यानी हम बहुत अमीर हैं या हम बहुत अमीर नहीं हैं। Some of the most miserable person I have come across in my life are the rich people. कुछ ज़्यादातर लोग मेरे संपर्क में आए, मिजरेबल पर्सन मीन्स दुखी पर्सन मेरे कॉन्टेक्ट में आए, आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ आर द रिच पीपल। वो कौन थे? वो अमीर लोग ही थे। इट इज़ ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल इन अ वेरी एक्यूट वे। यह भी सही है कि गरीबी हमें दुखी बनाती है, निराश, किसी न किसी तरह से थोड़ा सा निराश बनाती है। बट माई पॉइंट इज दैट इट इज़ नॉट वेल्थ बट कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस थॉट एंड एक्शन विच रिमूव्स इनर कन्फ्लिक्ट्स। बट मेरा कथन यह है कि वह पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, बट हमारे विचारों और हमारी क्रियाओं में तालमेल है, जो हमारे विच रिमूव्स इनर कन्फ्लिक्ट, जो हमारे आंतरिक संघर्ष को दूर करता है। It is in that way that integration of personality is achieved। और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में एक रूपता को हम अचीव कर सकते हैं और उसको हम पा सकते हैं। We were engaged as you know in a very great movement in India। आपको जैसे कि पता है कि हम काफ़ी टाइम तक भारत में जो होने वाले आंदोलनों में व्यस्त थे, because that movement was intimately concerned with the freedom of India. I was led to wonder what exactly India is. I knew, of course, the geography of India. I knew many other odd facts about India too. I was not prepared to accept it on faith that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world. That is the kind of folly in which the people of every country indulge। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैं भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन में मैं व्यस्त था और यह आंदोलन भारत की आज़ादी से रिलेटेड थे। मैं भारत के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ जानता था, उसके भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानता था। मैं भारत के काफ़ी विषयों से परिचित भी था, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। सिर्फ इस तथ्य के आधार पर, इस कथन के आधार पर अगर मैं कहूँ कि मेरा देश महान है, यह कहना गलत होगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ फॉली, ये झूठ होगा, इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज। दुनिया के ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर संसार का हर देश यही कहता है कि मेरा देश सबसे अच्छा है, मेरा देश सबसे अच्छा है। देयर आर क्वाइट इनफ पीपल इन इंडिया हु थिंक दैट इंडिया इज़ ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट कंट्री। भारत में बहुत से लोग हैं जो यह मानते हैं
यह कहते हैं कि हमारा देश सबसे महान देश है. In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition, we prided ourselves on our spiritual greatness, having nothing else to get hold of, refuse in spirituality. जब भारत का आंदोलन था, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तब हम आध्यात्मिकता की ओर यानी हम स्पिरिचुअल ग्रेटनेस की तरफ हम बढ़े और हम उसी में गर्व महसूस करने लगे. हैविंग नथिंग एल्स टू गेट होल्ड, और हमने आध्यात्मिकता की शरण ली. If you go to other countries, I shall not name them as I do not wish to cause offense. अगर मैं दूसरी देशों की बात करूं, मैं उनका नाम लेना चाहता नहीं हूं क्योंकि मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूं. You will find the people there think that their country is the chosen country, the torch bearer of civilization, the most advanced country, the most revolutionary country, the country with the biggest building, the country with something unique, some mission or the other. हर कोई यही कहना चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि हमारा देश सबसे ज़्यादा अच्छा है, सभ्यता की मिसाल का वाहक है, क्रांतिकारी है, हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यूनिक मिशन है, एक अद्वितीय मिशन है उनका. इट इज़ नेचुरल फॉर वन लाइक्स टू लाइक वंस ओन कंट्री एंड वंस ओन पीपल. ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आप अपने देश को प्यार करते हैं और अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं. इट वुड बी अननेचुरल, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी एक अस्वाभाविक ही कहलाएगा. इट इज़ गुड टू बी अ लिटिल प्राउड, अपने देश पर थोड़ा सा प्राउड तो करना बनता है. बट इट इज़ रॉन्ग टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट वी आर द हाइएस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इमेजिनिंग करने लगें, अगर हम यह सोचने लगें कि हमारा देश ही सबसे बड़ा है और हमारा देश ही सबसे अच्छा है, यह गलत होगा. द फैक्ट इज़ दैट एवरी कंट्री एंड एवरी पीपल हैव एडमायरेबल पॉइंट अबाउट दैम. उसका कथन यह है, उसका सत्य यह है कि हर कंट्री का अपना एक प्रशंसनीय पार्ट भी है और एक बुरा पार्ट भी है. दे हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट, उनके हिस्से में कुछ महान उपलब्धियां भी हैं और कुछ बैड पीरियड्स यानी कुछ उनका बुरा वक्त भी उनके हिस्ट्री में है. दिस अप्लाइज नॉट टू कंट्रीज ओनली बट टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो. यह सिर्फ देशों पर लागू नहीं होता है, यह लोगों पर भी लागू होता है. नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है. ही हैज़ वीकनेसेस एंड फेलिंग्स, उसकी अपनी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, उसकी कुछ असफलताएँ भी होती हैं. Nobody is thoroughly bad either, तो कोई भी पूरी तरह से बुरा नहीं होता है. We are all mixes of good and evil, हम सभी अच्छाई और बुराई से बने हैं, उसी से मिश्रण से बने हुए हैं. But we should try to further the good in ourselves, in others. But हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें से अच्छाई को ढूंढकर उसी पर आगे जाना चाहिए. Most of you probably did not see गांधी जी at close quarters. अब यहाँ पर गांधी जी की बात करते हैं. नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी में एक अमेजिंग क्वालिटीज़ थी, उनके अंदर बहुत अविश्वसनीय क्वालिटीज़ थी. वन ऑफ दीज क्वालिटीज़ वॉज ही मैनेज टू ड्रॉ आउट द गुड इन अनदर पर्सन. एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वह किसी भी इंसान में से उसकी अच्छाई को बाहर लेकर आते थे. द अदर पर्सन मे हैव हैड प्लेंटी ऑफ ईविल, चाहे उसमें कितनी भी गलतियां हों, चाहे उसमें कितनी बुराइयां हों, लेकिन वह उसमें से उसकी अच्छाई को ही ढूंढकर बाहर लेके आते थे. बट ही सम हाउ स्पॉटेड द गुड एंड लेड एम्फेसिस ऑन दैट गुड, और उसी अच्छाई पर ही वो जोर देते थे. The result was that the poor man had to try to be good. उसका नतीजा यह होता था कि उस इंसान को उस अच्छाई पर ही आगे बढ़ना होता था. He could not help it, और वह इसको टाल नहीं सकता था. He would feel a little ashamed when he did something wrong. जब वो कुछ गलत करने जाता था तो वह अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करता था कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, मेरी अच्छाई को इतना बढ़ाया और मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. People who always seek evil in others find it. अक्सर ह्यूमन नेचर होता है कि हम हमेशा दूसरों की बुराइयां ही ज़्यादा देखते हैं. This applies to nations as well as individuals. यह एक देश पर भी लागू होता है और लोगों पर भी लागू होता है. Go to a foreign country. You are likely to find many things that you do not like. Are you going to spend your time finding out the evil in other countries, or rather in finding out the good in them and profiting yourself and others by your contact? जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, उनकी बुराइयां ही देखते हैं. तो क्या आप
दूसरे देश में उनकी बुराइयां देखने ही गए हैं। आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से उनकी अच्छाइयाँ ढूंढ कर लानी चाहिए, जिससे आपको भी लाभ हो और दूसरे लोगों को भी उससे लाभ हो। We are all much too apt to look at the evil in other individuals and countries rather than the good. हम सभी एक कुशल होते हैं। हम एप्ट मीन्स कुशल, दूसरों की बुराई देखने में हम बहुत कुशल होते हैं, चाहे वो किसी कंट्री की बात हो, किसी देश की बात हो या किसी इंसान की बात हो। Perhaps some of you know the saying in the Bible about the person who could not see the beam in his own eye and saw the mote in others' eye. आप एक idiom है यहाँ पर जो आपने सुना होगा बाइबल में कि एक व्यक्ति था जिसकी आंख में खुद एक तिनका चुभा हुआ था, लेकिन वह दूसरे की आई में जो तिल था वो उसको नजर आ गया। यानी उसको अपनी बुराइयां तो नजर आई नहीं, लेकिन दूसरों की बुराइयां, उस दूसरे इंसान की बुराई उसको फौरन नजर आ गई। आई एम सॉरी इफ़ यू थिंक आई एम रैम्बलिंग। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, बट दिस इज आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट अ वेरी क्लेवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड। आई एम एट लीस्ट बीइंग फ्रैंक विथ यू। कि मैं आपको रहस्य बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता ही है। बिहाइंड योर माइंड, आपके पीछे लोग खूब बात करते हैं। आई एम एट लीस्ट बीइंग फ्रैंक, मैं आपसे सहज होना चाहता हूँ। हैविंग गॉट द लार्जर फ्रेम आई लुक्ड more closely at my own country and wrote the discovery of India. यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मुझे एक बहुत बड़ा फ्रेम मिला, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, आई लुक्ड मोर क्लोजली, तब मैंने अपने देश को और करीब से जाना और फिर मैंने किताब लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। In it, I concentrated on my country's past and the story of its development. और उसमें मैंने अपने देश के जो पास्ट, हमारे जो देश का जो पिछला इतिहास है, उस पर मैंने कंसंट्रेट किया और अपने भारत की, अपने देश की स्टोरी यानी जो इसकी जो विकास की कहानी को समझा और उसे लिखा। I am trying to explain to you how my thinking developed in these matters. मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो मेरी थिंकिंग, मेरे जो विचार इन मामले में डेवलप हुए यानी विकसित हुए। The more I thought and the more I learned. जितना ज़्यादा मैंने सोचा और उतना ही ज़्यादा मैंने सीखा। The more I saw how little I know, और जितना मैंने जाना उतना मैंने समझा कि मैं कितना कम जानता था। And how much more there was to learn, और मैंने समझा कि कितना कुछ और है जो मुझे सीखना चाहिए। One of my regrets today is that I have no time to pursue these studies properly. यहाँ पर नेहरू जी थोड़ा अफसोस भी जाहिर करते हैं कि अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं और पढ़ सकूं, सोच सकूं या मैं लिख सकूं। Because writing for me is essentially an aid to thinking. उनका मानना है कि लिखना हमारे सोच में सहायक रहता है, हमारी सोच में सहायक रहेगा अगर हम उसको लिखने की स्किल को अपनी बढ़ाएंगे। इन ट्राइंग टू राइट वन हैज़ टू थिंक मोर कंसाइसली देन अदरवाइज। अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे और अन्य बातों की तुलना में हम ज़्यादा सोचेंगे। आई सपोज आई मस्ट नॉट कंप्लेन ऑफ माई प्रेजेंट लॉट। मुझे अपने वर्तमान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। वट आई वुड लाइक यू टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू थिंक। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी को सोचना शुरू कर देना चाहिए। थिंकिंग इज समथिंग विच डज नॉट कम ऑटोमेटिकली टू पर्सन। थिंकिंग यानी सोच ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नहीं आ जाएगी और आप सोचना स्टार्ट कर देंगे। थिंकिंग इज समथिंग विच डज नॉट कम ऑटोमेटिकली टू अ पर्सन। गॉसिपिंग विद अ नेबर इज नॉट थॉट। पड़ोसी से गप्पे हाँकना कोई थिंकिंग नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो तो आपने सुना और आके यहाँ बोल दिया। इफ़ यू रिपीट समथिंग विच समबडी एल्स हैज सेड, इट इज़ नॉट थॉट। आपने किसी ने कुछ रिपीट किया, आपने उसी बात को बोला, दैट इज ऑल्सो नॉट अ थिंकिंग। आई डू नॉट एक्सपेक्ट all of you to become mighty thinkers. मैं आप सभी से यह उम्मीद नहीं करता हूँ, यह एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप एक महान विचारक बने। दो some of you may, लेकिन कुछ तो बन सकते हैं। But I would like all of you to think and to develop the art of thinking. फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सोचें और अपने आर्ट को और सोचने की आर्ट को आप विकसित करें। Nothing is more helpful to thinking than reading.
रीडिंग से ज़्यादा थिंकिंग में कुछ भी सहायक नहीं है। दैट इज रीडिंग इंटेलिजेंटली। लेकिन कैसा रीडिंग, कैसा पढ़ना, उसको बुद्धिमत्ता से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। बिकॉज देयर बाय यू गेट अदर पीपल्स थॉट एंड बाय वेइंग देम यू कैन थिंक। क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप दूसरों के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और आप उन्हें तौल कर, उनको एनालाइज करके आप उनको सोचना अपने बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं और अपनी थिंकिंग को आप बढ़ाते हैं। I have often said that it is very unfortunate that people think and read so little nowadays. उनको यह अफसोस भी है कि आजकल इंडिया में, भारत में लोग कम पढ़ रहे हैं और कम सोच रहे हैं, रीडिंग कम होती जा रही है, स्पेशली इन इंडिया। आई डू नॉट कॉल न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग को रीडिंग नहीं कहूँगा, बट एनी रीडिंग विच मेक्स यू थिंक इज़ यूजफुल रीडिंग। लेकिन ऐसी रीडिंग जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, वह रीडिंग कहलाएगी। इवन इफ़ इट इज़ वेरी गुड नॉवल, चाहे वो एक अच्छी नॉवल ही क्यों नहीं हो, क्योंकि जब आप एक नॉवल को पढ़ते हैं तो उसके चरित्र को आप समझते हैं और उस पर आप सोचना शुरू करते हैं। अब पंडित जी यहाँ पर 5 years प्लान की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट द 5 years प्लान, यू विल फाइंड व्हाट अ वाइटल पार्ट ऑफ द इंजीनियर प्लेस इन दैम। वो बताते हैं कि अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो आपको पता लगेगा कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कितना वाइटल पार्ट, कितना अच्छा काम किया है। वी शैल रिक्वायर tens of thousands of engineers and hundreds of thousands of overseers, mechanics and other techniques for our plans। वो कहते हैं कि आगे हमें अपनी योजनाओं के लिए हज़ारों लाखों इंजीनियर्स की, ओवरसियर्स की, हमें मैकेनिक्स की, तकनीशियंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। द होल वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेन पीपल। पूरा संसार धीरे धीरे प्रशिक्षित लोगों का बनता जा रहा है। दे नीड टू बी ट्रेन इन 2 ways। उनको आपको 2 तरह से प्रशिक्षित करना है। दे मस्ट बी ट्रेन इन माइंड। उनको आपको दिमागी रूप से प्रशिक्षित करना है। एंड हैव सम विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर। वो पूरे संसार की एक पिक्चर, एक अपने अंदर एक विजन बनाए, पूरे संसार की एक पिक्चर बनाए और जिस पर वो सोच सकें। देन दे मस्ट बी ट्रेन इन पर्टिकुलर जॉब। फिर इसके बाद उनको कुछ खास का पर्टिकुलर जॉब्स मीन्स कुछ खास कार्यों के लिए उनको प्रशिक्षित करना होगा, विच दे कैन डू वेल, जिससे वो बहुत अच्छा कर सकें। वेदर इट बी साइंस और इंजीनियरिंग और मेडिसिन और एजुकेशन, चाहे फिर वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर वो शिक्षा का क्षेत्र हो। Such are the skills which will build India। और इस तरह की जो स्किल्स होंगी, इस तरह की दक्षताएं होंगी जो इंडिया को आगे बढ़ाएंगी, अच्छा एक भारत निर्माण करेंगी। बच्चों, यहाँ तक हमने इस लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा। इसके अगले भाग को हम अगली कक्षा में हम इसको समझेंगे। तब तक आप इस लेसन को एक बार अच्छी तरह से घर में रीड करें, इसको समझें, जिससे आपको अगला अच्छी तरह से समझ आ पाए। आपको थिंकिंग और आपके जो विचार हैं उसके तालमेल के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया, समझाया, जिससे आप उसको और अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू चिल्ड्रन।